नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी आईक्यू पीसीएस पे। तो मैं रमेश कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे एनुअल करंट अफेयर्स की सीरीज के अंदर, जहां पर पूरे साल भर की यानी कि 2025 में जनवरी से लेकर दिसंबर के बीच में जो भी अर्थव्यवस्था से जगत के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के फैक्ट्स हैं या फिर जो भी सवाल हमारे बन सकते हैं संभवतः खबरों से, उनको आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इससे पहले मेरे 3 वीडियोस ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है, पहली बार डायरेक्टली अगर आप इस सेशन में आए हैं, तो आप जाकर के उन तीनों वीडियोस को भी देखिएगा, जो कि आपको प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर हमारे मिल जाएँगे। जिसमें इंपॉर्टेंट डेज़ की अगर हम बात करें, अवार्ड्स की बात करें, है ना? अवार्ड्स एंड और ऑनर या अपॉइंटमेंट्स की बात करें, और इसके अलावा तीसरा वीडियो जो कि खेल जगत से है, यानी कि तमाम क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया या टेनिस हो गया, तमाम ग्रैंड स्लैम हो गए, इन सबको हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। ठीक है ना? तो अब इस वीडियो के अंदर हम इकोनॉमिक्स पे चर्चा करेंगे और इसके फैक्ट्स एंड क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको दे दे। जैसा कि आपको पता है कि स्टडी आईक्यू आपके लिए इस हमारा क्रिसमस की सेल लेकर के आया है, जहां पर हमारे सभी कोर्सेज पर फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है या आप कोर्स लेने का सोच रहे हैं, तो अब आपके पास समय काफी कम बचा है, क्योंकि 27 दिसंबर रात 12 बजे तक हमारे सभी कोर्सेज पर फ्लैट 50% का डिस्काउंट है। यानी कि आप आरम 16 की अगर हम बात करें या कोई और भी कोर्सेज की बात करें, तो फ्लैट 50% का आपको डिस्काउंट 27 तारीख तक मिलेगा। तो इस मौके को जाने मत दीजिए, अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए और सिस्टमैटिक तरीके से प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, यानी कि एक कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट बैच है। क्योंकि आरएम 16 के अंदर जो हमारा प्लैटिनम बैच है, जिसके अंदर आपको बुक्स हो गया, बुक्स भी मिलती हैं, 1000 घंटे से भी अधिक की लाइव क्लासेस हो गई, हैंड रिटन नोट्स हो गए, वन ऑन वन मेंटरशिप हो गई, बुक्स हो गई, इंग्लिश या हिंदी मीडियम में जो भी आप ऑप्ट करोगे, उसको 10 से 15 दिन में हमारी टीम आपको प्रोवाइड कर देगी। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हमारा आरएम बैच के अंदर आपको एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड बैच, साथ साथ प्री का क्रैश कोर्स भी मिलता है। तो इस मौके को जाने मत दीजिए। 27 दिसंबर से पहले हमारा यहाँ पर क्रिसमस डे सेल का फायदा उठा करके फ्लैट 50% का डिस्काउंट अवेल कीजिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने आज के हमारे सेशन को, जहां पर हम लोग इकोनॉमिक्स रिलेटेड तमाम सवालों पे नजर डालेंगे। अच्छा हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, आज का ये जो सेशन होगा ये थोड़ा छोटा होगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे काफ़ी चीज़ों को शॉर्टलिस्ट किया है इकोनॉमिक्स के अंदर। क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर अगर आप देखो तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमारे समय के साथ क्या है, जिसका डेटा भी रिडंडेंट होता जाता है, यानी कि हमारा पुराना होता जाता है, और इसको हमें कहीं न कहीं क्या है, एलिमिनेट करना पड़ेगा। क्योंकि 2026 में बजट इम्पोर्टेंट इतना नहीं रहेगा 25 का, क्योंकि 1 फरवरी को केंद्रीय बजट आ जाएगा। फिर फरवरी-मार्च के अंदर तमाम राज्यों के बजट आ जाएँगे। तो मैंने इकोनॉमी के अंदर इस साल का बजट, यानी कि 2025-26 के बजट और इकोनॉमिक सर्वे को हटा दिया है। साथ-साथ जितने भी हमारे जीडीपी के नंबर्स या जो कुछ अन्य इम्पोर्टेंट डेटा थे, उनको भी हटा दिया है, क्योंकि वो डायरेक्टली आपको जनवरी ऑनवर्ड्स आपको ईयर एंड मिनिस्ट्री रिव्यू में नए वाले मिलेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर सिंपल हमने कुछ इम्पोर्टेंट रैंकिंग्स रखी हैं, और साथ-साथ हमारा क्या है, बाकी इकोनॉमिक्स रिलेटेड डेटा रखा है। तो इसमें लगभग हमारे 50 के आसपास, 40-50 के आसपास इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स हैं, उसको मैं बस पूरे साल में कवर कर रहा हूँ। अननेसेसरी की जो चीज़ें या फैक्ट्स फिगर हैं, उसको यहाँ पर हम लोग लेकर के नहीं चलेंगे। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। व्हिच इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कमिटेड 4.26 billion in sovereign lending to India in 2026 to support sector like skilling, renewable energy and urban infrastructure and healthcare। तो इनमें से किस वैश्विक संगठन के द्वारा भारत को कौशल विकास में, रिन्यूएबल एनर्जी में, शहरी अवसंरचनाओं में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारा 4.26 बिलियन डॉलर का हमारा सॉवरेन लेंडिंग, यानी कि हमारा जो है यहाँ पर अगर हम बात करें, तो हमारा जो है सरकारी ऋण उपलब्ध कराने का कार्य किया गया है। तो कौन सा वो संस्थान है? विश्व बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक है? तो बताइए। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो इसका मैं हिंट आपको दे देता हूं एक। ये हमारा वो संस्थान है दोस्तों, है ना? ये हमारा वो संस्थान है जो कि भारत को दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा क्या है, हमारा फंडिंग करता है, यानी कि लोन देता है। अभी तक अगर आप देखो तो भारत इस संस्थान का क्या था, सबसे बड़ा लेंडर था जब से इसकी स्थापना हुई थी। अभी चाइना ने इंडिया को सुपरसीड कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर क्या है, भारत की मदद की गई है। तो इसका सही आंसर क्या है? एडीबी।
तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 4.26 बिलियन डॉलर की आर्थिक मदद यहां पर लोन के रूप में की है, जो कि खास तौर पर क्या है, हमारे स्किल डेवलपमेंट, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर जैसे चीजों को मजबूत करने में आएगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके अंदर टोटल अगर आप देखो तो 26% जो पूरे फंड का है वो हमारा क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी में जा रहा है। ये नोट कर लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी की हम बात करते हैं ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, तो ये जो हमारा 4.26 बिलियन डॉलर का लोन आएगा, इसका हमारा 26% क्या है, हमारा रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहा है। ठीक है ना, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यहाँ पर मदद की है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। Which organization holds 51% stake in joint venture that forms Tokyo General Insurance Company? तो हाल ही में एक कंपनी है ना, जनरल इंश्योरेंस की, उसके अंदर जो ओनरशिप का अधिकार है उसमें हमारा थोड़ा बदलाव हुआ था। यानी कि भारत में हमारा आप नाबार्ड, इक्फो, एलआईसी या एसबीआई जैसी जो हमारी मेजर कंपनी है, इसके साथ जो ये प्राइवेट कंपनी है टोक्यो, इन्होंने अपने स्टेक को रेस कर दिया है ना, अपने मालिकाना हक को बढ़ा दिया है। तो अब उस बढ़े हुए मालिकाना हक के बाद भारत की किस कंपनी का स्टेक यहाँ पर घट करके 51% पर आ गया है। ठीक है ना, तो यहां पर पहले स्टेक इनके पास ज्यादा था, लेकिन अब जो प्राइवेट कंपनी है हमारी टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी, इन्होंने अपने स्टेक को बढ़ा दिया है ज्वाइंट वेंचर के अंदर, हमारा सामान्य बीमा में। तो अब बढ़कर घट करके 51% किसका हो गया है, नाबार्ड, इक्फो, एलआईसी या एसबीआई, नाबार्ड, इक्फो, एलआईसी या एसबीआई में से किसका हो गया है। तो दोस्तों अगर हम इस सवाल की बात करें तो इसका सही आंसर क्या है, टोक्यो के साथ जो इक्फो का हमारा ज्वाइंट वेंचर है, उसमें जो टोक्यो है उसका जो हमारा ओनरशिप राइट है या मालिकाना हक बढ़ करके 49 हो गया है, और जो हमारी कंपनी है बची है कौन सी, यहाँ पे इक्फो, इसका घट करके 51% पर आ गया है। तो इनका हो गया है 51, टोक्यो का हो गया है 49। ठीक है, तो याद रखिएगा ये हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि भारत के कोऑपरेटिव सेक्टर में हमारा काम करने वाली क्या है, कंपनी है फर्टिलाइजर की इक्फो, है ना, गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है ना, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, गुरुग्राम में है। तो इक्फो कंपनी का स्टेक यहाँ पर 51% है और टोक्यो का 49% है इस सामान्य बीमा कंपनी में। अगला सवाल, by what percentage did India's FDI inflow increases in the first half of the financial year 25-26 compared to the previous year? यानी कि अगर हम वित्त वर्ष 2024-25 से कंपेयर करें वित्त वर्ष के शुरुआती आधे महीने, यानी कि शुरुआत के 6 महीनों को 2025-26 के, तो भारत में जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, भारत में जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है वो कितना परसेंट यहाँ पर बढ़ा है, 23, 16, 14 या 10? क्योंकि किसी भी देश में अगर हमारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ रहा है तो वो उस देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है, यानी कि विदेशी निवेशकों में उस अर्थव्यवस्था के प्रति क्या है, हमारा जो विश्वास है वो बढ़ रहा है ना, तो उसको यहाँ पर वो क्या है, हमारा दर्शाने का काम करता है। तो बताइए कितना परसेंट हमारा इंक्रीमेंट हुआ है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप में से जिनका भी मेंस होगा तो वहां पर भी आप इसको यूज कर सकते हो इंडिया की इकोनॉमी की जो ग्रोथ है उसको दर्शाने के लिए। क्योंकि इस साल आप देखिएगा कोई ना कोई मेंस के अंदर हमारे इंडियन इकोनॉमी पर ऐसे या फिर हमारा कोई क्वेश्चन जरूर आएगा जिसमें आपके व्यूज वगैरह को ऑब्जर्व करेगा एग्जामिनर, क्योंकि इस साल डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहा था, है ना, जिसको लेकर के काफी विवाद हुआ था, विपक्ष के नेताओं ने भी क्या डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया था और सरकार ने अपनी दलील दी थी। तो यहाँ पर इन आंकड़ों के आधार पर आप जस्टिफाई कर सकते हो कि जो सरकार कह रही है कि भारत की अर्थव्यवस्था मरी नहीं बल्कि विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई, उसके प्रमाण क्या क्या है। तो उसमें जो एफडीआई का इन्फ्लो अगर किसी देश में बढ़ रहा है तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि उस देश के अंदर क्या है, निवेशकों का विश्वास बढ़ रहा है, तो वो इकोनॉमी डेड नहीं है, क्योंकि आदमी वहां नहीं जाएगा जहां पे पैसा डूबने का डर होगा। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि भैया शेयर मार्केट में आप पैसा लगाते हैं और ऐसे शेयर पे लगाते हैं जिसके दाम गिरने की उम्मीद है, तो क्या हम लगाएंगे? कभी नहीं। तो कोई डेड इकोनॉमी में थोड़ी ना लगाएगा, और इन्वेस्टर इन्वेस्टर हमेशा स्मार्ट होता है ना? तो इसलिए वहां पे आप इस डेटा का यूज कर सकते हैं। तो हाल ही में अगर हम बात करें
तो भारत का जो एफडीआई का इनफ्लो है वो पहले हाफ में 16% से बढ़ा है। और एक इंपॉर्टेंट और चीज, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज इस लाइन में लिखी है, हमारा जो भारत का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है 15 देशों के साथ हुआ है। यानी कि वर्ष 2025-26 के शुरुआती 6 महीनों में हमने 15 देशों के साथ मुफ्त व्यापार समझौता किया है ना? मुफ्त व्यापार समझौता का मतलब क्या होता है? जहां पर हम दूसरे देश के साथ क्या कर रहे हैं, हमारे टैरिफ्स को रिड्यूस कर रहे हैं या फिर हटा दे रहे हैं। यानी कि द्विपक्षीय व्यापार में हम ऐसे नियमों को लेकर के आ रहे हैं जो कि आपसी व्यापार को या द्विपक्षीय व्यापार को, बायलैटरल ट्रेड को इंप्रूव कर रहे हैं। तो इसी वजह से हमारा क्या है, एफडीआई का इन्फ्लो बढ़ रहा है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी 15 देशों के साथ हमने किए हैं। तो टोटल कितना बड़ा है? 16%। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सवाल बन सकता है ये वाला। अगला सवाल, व्हाट इज द न्यू रिड्यूस जीआई टैग एप्लीकेशन फीस एम्ड एट सपोर्टिंग द ट्राइबल आर्टिसन एंड ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स? ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल, क्योंकि भौगोलिक संकेतक हमारे काफी सुर्खियों में भी थे और भारत की सरकार के द्वारा यहां पर हमारे भौगोलिक संकेतक को लेकर के कुछ ऐलान भी किया गया था। तो बताइए, तो अभी जो हमारी जीआई टैक्स की एप्लीकेशन फीस है वो हमारी कितनी हो गई है और पहले कितनी थी, चलिए वो भी बता दीजिए। 500, 2000, 1000 या 3500? चलिए दोस्तों, अब देखिए ये सवाल इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भारत की सरकार भारत में जो भौगोलिक संकेतक है, यानी कि जियोग्राफिकल जो इंडिकेशन है, इसको प्रमोट करने पे फोकस कर रही है, ताकि उस स्थानीय जो आर्टिशंस है या वहां का जो हमारा क्या है चीजें हैं उसको हम इंडिया के अंदर और ग्लोबली रिकॉग्नाइज कर सकें। जैसे अगर आप देखिए मथुरा का पेड़ा है, तो मथुरा के सभी दुकानों को अगर हम जीआई टैग दे दें या मथुरा के पेड़े को जीआई टैग दे दें, तो मथुरा के अंदर जितने भी दुकानदार मथुरा का पेड़ा बना रहे हैं उसको एक ग्लोबल रिकग्निशन मिल जाएगा और विश्व में उस पेड़े की जो गुणवत्ता है उसको एक हमारी क्या है मोहर मिल जाएगी भारत सरकार की, है ना? तो अगर हम दोस्तों बात करें तो अभी हमारे भारत में सरकार के द्वारा जो फीस है इसको 5,000 रुपए से घटा करके 1,000 रुपए कर दिया है। ठीक है, तो वर्तमान में अगर आप देखें तो 5,000 रुपए के शुल्क लगता था किसी भी प्रकार के भौगोलिक संकेतक के लिए अप्लाई करने के लिए, और इसको रिड्यूस कर दिया गया है ताकि ट्राइबल गुड्स को प्रमोट किया जाए। तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी आपको नजर आ रहे होंगे पिक्चर में, तो इनके द्वारा यहां पर इसका ऐलान किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों याद रखिएगा, ये जो घोषणा की गई है ये ट्राइबल गुड्स को प्रमोट करने के लिए की गई है। और 15 नवंबर जब हम लोग जनजातीय दिवस मनाते हैं, जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं बिरसा मुंडा जी का, तो उस उपलक्ष्य में इसको लाया गया है ताकि आदिवासियों की जो वस्तुएं हैं उनको हम लोग यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर सकें। ठीक है, तो पहले ये 5,000 का शुल्क होता था, ठीक है ना? तो ये 5,000 रुपए का शुल्क यूज किया लिया जाता था सरकार के द्वारा, अब इसको घटा करके 1,000 कर दिया गया है। ठीक, अब देखिए यहां पर 2-3 सवाल जीआई टैग से और बन सकते हैं। मैंने उनको अलग-अलग बनाने की जगह इसी में इंक्लूड करने का सोचा है, ठीक है ना? देखिए, आपसे 2-3 सवाल यहाँ पे बनेंगे कि भारत की सरकार जो डीआई जीआई टैग को प्रमोट कर रही है, इसके लिए क्या कोई हमने टारगेट या लक्ष्य रखा है? बिल्कुल सही। तो भारत ने 2030 तक भारत में जो जीआई टैग्स हैं, उनकी संख्या को 10,000 करने का लक्ष्य रखा है। यानी कि टोटल 10,000 हमारी जो यूनिक वस्तुएं हैं या खान पान की चीजें हैं उनको भौगोलिक संकेतक से भारत नवाजेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा ये क्या है रोल प्ले करेगा हमारे क्या है 10,000 के नंबर को पहुंचाने में। और एट प्रेजेंट अगर हम 2025 में देखें दिसंबर में, तो भारत में 725 के करीब अभी जीआई टैग हैं। तो आप सोच सकते हैं कि भारत में वर्तमान में पूरे देश में, ये हम पूरे देश की बात कर रहे हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को अगर हम जोड़ दें तो 725 के करीब हमारे जीआई टैग एट प्रेजेंट मौजूद हैं। और हमें क्या करना है, अगले 5 सालों में 10,000 पहुंचाना है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना मल्टीपल टाइम्स हमें अपने आप को यहाँ पर क्या है ग्रो कराना पड़ेगा एनुअल बेसिस पे। यानी कि हर साल आपको 2000 से भी अधिक नए जीआई टैग देने हैं। तो जब आपको 2000 से अधिक नए जीआई टैग देने हैं,
तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि वो अपने स्थानीय चीजों को यहाँ पर क्या है, रजिस्टर कराएं। तो उसी के लिए यहाँ पे फीस भी रिड्यूस करनी पड़ेगी। तो लॉजिक समझ में आया कि ये जो फीस रिड्यूस की है, ट्राइबल प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट तो करना ही करना है, साथ साथ जो सरकार का लक्ष्य है 10,000 जीआई टैग तक पहुंचना, उसको भी यहाँ पर पूरा करने में ये अहम भूमिका निभाएगी, क्योंकि 725 से 10,000 पहुंचना है। ठीक, इसके अलावा एक सवाल और याद रखिएगा, भारत में सबसे ज्यादा जीआई टैग जो है बनारस के प्रोडक्ट्स को मिले हैं, है ना। वाराणसी के प्रोडक्ट्स को टोटल हमारे 32 के करीब जीआई टैग मिले हैं, 32 या 33 है शायद, 32 या 33 ऐसे ही कुछ है ना। तो सबसे ज्यादा जीआई टैग क्या है, बनारस के है, बनारसी पान, बनारसी हमारी साड़ी, है ना। तो ऐसे टोटल हमारे यहाँ पर 32 के करीब जीआई टैग बनारस को मिले हैं, ठीक है ना। तो इन 2-3 फैक्ट्स को भी इसके साथ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। By which year is India's bioeconomy project to reach 300 billion according to नीति आयोग? तो आज के समय में हमारी देश के अंदर जो जैव ईंधन हो गया या फिर जैव अर्थव्यवस्था हो गया, इसको प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि इससे हम अपने सस्टेनेबल, हमारी जो हमारी लिविंग है उसको तो प्रमोट करेंगे करेंगे और साथ साथ हमारा जो अर्थव्यवस्था है उसको भी हम मजबूत करेंगे। तो जैव अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 300 बिलियन तक ले जाने के लिए नीति आयोग ने किस वर्ष का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2027, 30, 35 या 40? तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर नीति आयोग की, तो नीति आयोग के द्वारा जो ये बायो इकोनॉमिक का जो लक्ष्य रखा है, 300 बिलियन डॉलर का, कब तक रखा है, हमारा 2030 तक का। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीति आयोग के द्वारा 2030 का लक्ष्य को निर्धारित किया गया है, जहां पर खास तौर पर हमारा जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि जो एग्रीकल्चर रेजिलियंस है, यानी कि कृषि क्षेत्र में जो लचीलापन है, उसको हम बढ़ावा देंगे। खास तौर पर इंक्लूसिव रूरल प्रॉस्पेरिटी, यानी कि हमारे जो समावेशी ग्रामीण हमारी समृद्धि है उसको बढ़ावा दिया जाएगा, और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को एग्री टेक्निकल इनोवेशन के साथ इंप्रूव किया जाएगा। ठीक है ना। तो इन सब के लिए 2030 में हमारा क्या है, 300 बिलियन तक हम पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अब आगे। Which Indian cooperative organization secured the top rank globally in 2025 International Cooperative Alliance World Cooperative Monitoring Ranking? तो हाल ही में वर्ष 2025 के अंतरराष्ट्रीय कोऑपरेटिव अलायंस की, यानी कि आईसीए का वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटरिंग रैंकिंग लाया गया, यानी कि इसके अंदर वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रैंकिंग के अंदर विश्व के तमाम देशों के अंदर जो हमारे सहकारी क्षेत्र में काम करने वाले संस्थान हैं, यानी कि जो कॉपरेशन पे या कोऑपरेटिव के रूप में हमारे स्थापित हुए हैं और काम करते हैं, उनको यहाँ पर रैंक आउट किया गया है। तो इस रैंकिंग में भारत का कौन से संस्थान ने पूरे विश्व में टॉप किया है, यानी कि वर्ल्ड में टॉप 2 पोजीशन पर भारत के संस्थान आए हैं, पहले और दूसरे पे। तो कौन से वो 2 संस्थान हैं, है ना। पहले नंबर का पहले बताइए, दूसरे का फिर हम डिस्कशन करेंगे। मदर डेयरी, अमूल, नंदिनी या इक्फो? मदर डेयरी, अमूल, नंदिनी या इक्फो में से कौन सा है? तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें तो भारत का हमारा जो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है, अमूल, इसने यहाँ पर टॉप किया है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस में, है ना, कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव मॉनिटर रिपोर्ट में। ठीक है ना। तो अमूल ने टॉप किया है, और दूसरे नंबर पे कौन है, इक्फो। ठीक है, दूसरे पायदान पर इक्फो आया है। ठीक, आइए अब इस रैंकिंग पे थोड़ा नजर डाल देते हैं ताकि उससे अंदाजा मिले। तो इक्फो एंड अमूल रैंक्ड अमंग द टॉप वर्ल्ड कोऑपरेटिव इन आईसीए ग्लोबल रैंकिंग। तो यहां पर आप देख सकते हैं वर्ल्ड का नंबर 1 कोऑपरेटिव ब्रांड कौन सा है, अमूल, जो कि सहकार से समृद्धि की ओर ले जाने की बात करता है, और इक्फो जो कि फर्टिलाइजर सेक्टर में हमारा सरकार के द्वारा लाया गया था, जो कि दूसरे नंबर पर विश्व में आया है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये रैंकिंग पूछ सकता है। और इस साल इसकी रैंकिंग की इंपॉर्टेंस भी ज्यादा है ना, क्योंकि भारत के 2 संस्थान ने टॉप किया है, अमूल और इक्फो ने पहले दूसरे नंबर पर। और भी एक इंपॉर्टेंस है, क्यों?
क्योंकि 2025 को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मना रहे हैं, है ना। अगर आपने पढ़ा होगा तो 2025 हमारा क्या है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स बोला जाता है इसको, है ना। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता के वर्ष के रूप में हमारा मनाया जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है हमारा, इससे एग्जाम में सवाल बन सकता है, ठीक है ना। तो 2025 इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ईयर, और इस साल की रैंकिंग में वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर में अमूल और इफ्को ने टॉप किया है। अगला सवाल, विच कंपनी परचेजेस 6.6 बिलियन वर्थ ऑफ ओपन एआई शेयर्स कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स 500 बिलियन वैल्यूएशन। तो किस कंपनी ने 6.6 बिलियन डॉलर के मूल्य के शेयर खरीदे हैं ओपन एआई के, है ना, जिससे इस कंपनी का मूल्यांकन बढ़ करके 500 बिलियन डॉलर हो गया है ना। तो आप लोग जो चैट जीपीटी का यूज करते हैं वो ओपन एआई के अंतर्गत ही आता है ना। तो उसकी अब जो वैल्यू है या वैल्यूएशन है वो हमारी कितनी हो चुकी है, 500 बिलियन डॉलर हो गई है। तो किस कंपनी ने खरीदा है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन या फिर सॉफ्ट बैंक। तो इनमें से किसने खरीदा है, बताइए। तो दोस्तों अगर हम यहां पर बात करें, है ना, यहां पर अगर हम बात करें तो किस कंपनी ने परचेस किया है इसको, ओपन एआई को, बताइए। ओपन एआई का जो 6.6 बिलियन डॉलर का सेल है, जो कि 500 बिलियन डॉलर पे वैल्यूएशन पर, किसने खरीदा है। हम्म, कमेंट कीजिए, बताइए। मैंने आपको न्यूज का आर्टिकल दिखाया लेकिन कंपनी का नाम नहीं दिखाया, तो कौन सी कंपनी है, कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, सॉफ्ट बैंक है, सॉफ्ट बैंक, है ना। तो सॉफ्ट बैंक ने यहां पर हमारा क्या है, इसमें हमारा 6.6 बिलियन डॉलर का परचेज किया है, जिससे कि इसकी वैल्यूएशन बढ़ करके 500 बिलियन डॉलर हो गई है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, सॉफ्ट बैंक है। चलिए अगला सवाल, इन विच स्टेट डिड यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड द सबर डेयरी प्लांट। तो सबर डेयरी प्लांट, जैसे आपने देखा होगा, आनंद आनंद के अंदर अमूल बना है। इसी तरह बिहार में आप देखोगे सुधा मिल्क है। तो ऐसे हर एक राज्य के अंदर अपना मिल्क के लिए कॉपरेटिव्स को स्थापित किया गया है, इंस्टीट्यूशंस को। तो अब ये सबर डेयरी प्लांट जो है, इनमें से किस राज्य में केंद्रीय सहकारिता मंत्री या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है, गुजरात, पंजाब, यूपी या हरियाणा। बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा कहाँ पर खोला गया है, हरियाणा के रोहतक में, है ना। हरियाणा के रोहतक के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा हमारा सबर डेयरी प्लांट को हमारा इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, हरियाणा के रोहतक में, ठीक है, नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इन विच सिटी वॉज द स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 इनॉग्रेटेड बाय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन कहां पर किया गया, अहमदाबाद, सूरत, राजकोट या गांधीनगर, बताइए। तो दोस्तों अगर हम इस सवाल की बात करें तो इसका सही उत्तर क्या है, हमारा हमारा सही उत्तर क्या है, गांधीनगर में। तो केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन गांधीनगर के गुजरात में किया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तमाम स्टार्टअप्स ने अपने अपने क्या है, हमारे स्टॉल्स पे लगाए थे और अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पर हमारा दर्शा रहे हैं, और जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री जी के द्वारा यहाँ पर
इनको ऑब्जर्व भी किया जा रहा है। तो याद रखिएगा गुजरात के गांधीनगर के अंदर इसको हमारा लाया गया है। चलिए अगला सवाल, Which port provide India an alternative trade route to Afghanistan and Central Asia by Pakistan bypassing Pakistan and serve as a strategic counterweight to China's Gwadar port? तो भारत में जो मुंबई पोर्ट और गुजरात का कांडला पोर्ट है उसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान के ग्वादर के अंदर क्या है, चाइना ने एक पोर्ट को हमारा लीज पर ले लिया है पाकिस्तान से, ताकि भारत को स्ट्रेटेजिकली काउंटर करा जा सके। और उसको काउंटर करने के लिए भारत ने भी सेंट्रल एशिया के अंदर अफगानिस्तान में हमारा एक पोर्ट लिया है। तो कौन सा वो पोर्ट है, चाबहार, कांडला, मुंबई या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट? और ये पोर्ट कोई इस साल नहीं, हो गए 10 साल से ऊपर, लेकिन इस साल ये सुर्खियों में था क्योंकि इसके एग्रीमेंट को लेकर के तमाम हमारी क्या है खबरें निकल करके आ रही थी। ठीक है, तो बताइए वो कौन सा पोर्ट है, कमेंट कीजिए। मैं तब तक पानी पीता हूं, बताइए आप लोग, बताइए इसका आंसर क्या है। ठीक, तो बताइए इसका सही आंसर क्या है, कौन सा बंदरगाह है ये? तो इसका सही आंसर क्या है, चाबार बंदरगाह, जो अफगानिस्तान के अंदर भारत ने यहाँ पे स्ट्रैटेजिकली यहाँ पर क्या है लिया हुआ है, ताकि क्या कर सके हम यहाँ पर, ताकि यहाँ पर हम काउंटर कर सके चाइना की जो ये पॉलिसी है जो उन्होंने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में किया है, और साथ साथ सेंट्रल एशिया में भी भारत का एक्सेस हो सके। ठीक है, तो याद रखिएगा इस न्यूज में इसलिए भी था क्योंकि यहाँ पर यूएस के द्वारा तमाम प्रकार के हमारे सैंक्शंस लगाए जा रहे थे चाबार पोर्ट पे, जिसको बाद में वेवर ऑफ भी कर दिया गया था, है ना, क्योंकि भारत के कब्जे में था। तो भारत पर आपको पता ही है कि यूएस के द्वारा इस साल क्या है रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए गए हैं, तो चाबार पोर्ट पर भी तमाम प्रकार के सैंक्शंस और हमारे क्या है लगाए जा रहे थे यूएस के द्वारा, तो इसलिए ये सुर्खियों में था। तो हो सकता है इससे सवाल बन जाए, तो इसलिए याद रखिएगा। अगला सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल बनेगा सवाल इससे। आपने देखा होगा इस साल भारत की सरकार के द्वारा जीएसटी सुधारों का जो दूसरा फेज है यानी कि जीएसटी 2.0 को यहां पर लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, तो सितंबर 2025 के बाद हमारा जो जीएसटी स्लैब है उसके नए स्ट्रक्चर क्या है, 0, 12, 28, 6, 18, 30, 5, 18, 40 या फिर 8, 16 और 35? बताइए नए जीएसटी के रेट स्ट्रक्चर क्या है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो भारत की सरकार ने हमारे जीएसटी रिफॉर्म्स के अंदर जो पहले हमारे स्लैब्स होते थे उसमें काफी चेंजेस किए हैं। जैसे अगर आपको पता होगा तो हमारे देश में अभी सितंबर से पहले क्या होता था, 5, 12, 18 और 28 का स्लैब होता था, है ना, जीएसटी का, जिसमें 12 वाले स्लैब को 5 में मर्ज कर दिया और 28 वाले को 18 में कर दिया। और इसके अलावा एक हमारा सुपर रिच के लिए या लग्जरी चीजों के लिए एक 40% का स्लैब ले आए हैं। तो एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो भारत में जो नए 3 स्लैब्स हैं आफ्टर 1 सितंबर वो क्या है, 5, 18 और 40 है। ठीक है, तो याद रखिएगा पहले जो हमारा 5, 12, 18, 40 होता था, जीरो तो अभी भी है ना, जीरो तो अभी भी है ना, तो जीरो को आप इसमें कंसिडर भी कर सकते हैं, तो जीरो भी है हमारा, लेकिन जीरो का मतलब क्या है, कोई टैक्स ही नहीं है बेसिकली। तो 5, 18 और 40% का हमारा स्लैब रखा गया है, जिसमें जितने भी लग्जरी आइटम्स हैं, है ना, जितने भी लग्जरी आइटम्स है और साथ साथ सिन प्रोडक्ट्स है ना, सिन मतलब जो हमारे सिगरेट हो गया, शराब हो गई या टबैको प्रोडक्ट्स, वैसे क्या कहते हैं शराब पे तो हमारा जीएसटी लगता नहीं है ना, उस पर अभी भी एक्साइज वैट वगैरह लगता है, जीएसटी के दायरे से बाहर है। लेकिन अन्य जो प्रोडक्ट है जैसे कि तंबाकू वगैरह के, तो उस पर जीएसटी लगता है, तो वो सब हमारे 40% के साथ साथ अन्य सेस वगैरह और अन्य शुल्क उन पर लगाया जाएगा। ठीक है ना,
तो इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है नया। अगला सवाल, व्हाट इज द न्यू एफडीआई लिमिट अनाउंस्ड फॉर द इंडियाज इंश्योरेंस सेक्टर अंडर 2025 अमेंडमेंट रूल। 2025 के संशोधन के अंतर्गत भारत की सरकार ने बीमा क्षेत्र में कितना प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दे दी है बीमा के क्षेत्र में? अब 74, 100, 49 या 80%? तो बताइए कितना परसेंट कर दिया गया है? तो दोस्तों अगर हम बात करें तो इस साल का जब बजट हमारा प्रस्तुत हुआ था 1 फरवरी 2025 में, तो भारत की जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा अनाउंस किया गया था कि भारत की सरकार हमारा जो इंश्योरेंस का सेक्टर है उसमें एफडीआई को 74 से 100% करेगी। और इसके बाद हमारे संसद के अंदर संशोधन लाया गया और अब ये हमारा 100% हो गया है। तो इसका क्या मतलब है? पहले भी हमारा क्या था, एफडीआई का इनफ्लो जो था इंश्योरेंस सेक्टर में 74% तक विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल चलता था, यानी कि ऑटोमेटिक रूट से आप कर सकते थे। लेकिन उसके ऊपर अगर करना है तो सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी और रिस्ट्रिक्शंस रहते थे। और अब क्या है, हमारे इंश्योरेंस सेक्टर में 100% यहाँ पे जो एफडीआई का इनफ्लो करा गया है, तो इसमें अब कोई भी कंपनी भारत में जो बीमा क्षेत्र की है किसी भी विदेशी निवेशक से यानी कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेशक से क्या है, हमारा डायरेक्टली इनफ्लो ले सकती है, जहां पर सरकार से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सरकार ने ये मूव इसलिए किया है ताकि भारत का जो बीमा का क्षेत्र है उसको और ज्यादा हमारा क्या है, हमारा एक्सपेंड किया जा सके और उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की अपॉर्चुनिटीज को और इंप्रूव किया जा सके। ठीक है ना? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भारत का जो इंश्योरेंस एक्ट है 1938 का, वो भारत में बीमा क्षेत्र को रेगुलेट करता है और उसमें यहाँ पर हमारा क्या है, संशोधन करके 100% तक का हमारा एफडीआई के इनफ्लो को कर दिया गया है। ठीक है, तो 100% हो गया है, याद रखिएगा। अगला सवाल, विद विच इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हैज इंडिया साइंड अ टर्म ऑफ रेफरेंस यानी कि टीओआर टू लॉन्च नेगोशिएशन ऑन अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इनमें से किस संस्थान के साथ या किस हमारे वैश्विक संगठन के साथ भारत ने एक टर्म ऑफ रेफरेंस यानी कि टीओआर पे हस्ताक्षर किया है, जिससे कि भारत और उस संगठन के बीच हमारा मुफ्त व्यापार समझौता यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो सके? तो यूरोपियन संघ, यूरेशिया इकोनॉमिक यूनियन, आसियान या फिर सार्क। तो इनमें से किसके साथ यहाँ पे समझौता किया गया है, बताइए। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें तो भारत का जो ये समझौता हुआ है ना, तो भारत का जो ये समझौता हुआ है किसके साथ हुआ है, यूरोपियन, है ना, सॉरी, यूरो एशिया इकोनॉमिक यूनियन के साथ, है ना। तो यहाँ पर भारत और यूरो एशिया इकोनॉमिक यूनियन के बीच में एक टर्म ऑफ रेफरेंस को साइन किया गया है, जिससे कि दोनों देशों के बीच मुफ्त व्यापार समझौते को बढ़ावा मिले, जिससे कि भारत का निर्यात बढ़ सके और साथ साथ हमारे देश के और हमारे यूरेशिया के क्षेत्र में हमारे एमएसएमई को प्रमोट करके जो बाजार में विविधता है उसको बढ़ाया जा सके। तो यूरो एशिया के साथ मिलकर के, है ना, यूरेशिया इकोनॉमिक यूनियन के साथ मिलकर के भारत ने ये टर्म ऑफ रेफरेंस को साइन किया है। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर, नोट कर लीजिए। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप में से उन स्टूडेंट्स के लिए जो थोड़ा लेट से जुड़े हैं और जिनको अभी ये नहीं पता है कि हमारे स्टडी आईक्यू की टीम आपके लिए जो है क्रिसमस पर क्रिसमस सेल लेके आई है। जी हाँ दोस्तों, अभी भी आपके पास मौका है 27 तारीख रात 12 बजे से पहले हमारे सभी कोर्सेज पर फ्लैट 50% का डिस्काउंट अवेल करने का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो सेल है, जो कि हमारे आरंभ 16 बैच पर और तमाम स्टडी आईक्यू के जो पीसीएस के बैचेस हैं उन पर ये ऑफर चल रहा है, जहां पर आप मेरा फैकल्टी कोड या फिर किसी भी अन्य फैकल्टी का आप फैकल्टी कोड लगा करके 50% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज पे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए मेरा फैकल्टी कोड NIR लाइव का आप यूज कीजिए, ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट आप यहाँ पर अवेल कर पाए हमारे सभी कोर्सेज पर। ठीक है, तो ये बैच कोई हमारे प्रीलिम्स मेंस ओरिएंटेड नहीं है, बल्कि ये कॉम्प्रिहेंसिव बैच है जो कि आपकी होलिस्टिक प्रिपरेशन कराएंगे बिल्कुल जीरो से। क्योंकि आरंभ 16 बैच प्री मेंस और इंटरव्यू का बैच है, जो कि 2026, 27, 28 और 29 को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इस बैच में हमारा जो प्लैटिनम मेंबरशिप है उसमें आप एनरोल करते हैं तो आपको एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड बैच, प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स, 1000 घंटे से भी अधिक की लाइव क्लासेस, हैंड रिटन नोट्स, क्लास की पीपीटी, एवरीथिंग
सब कुछ यहाँ पर मिलने वाला है। साथ साथ बुक्स हो गई, वन ऑन वन मेंटरशिप हो गई, फैकल्टी की ग्रुप मेंटरशिप भी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो आज ही एनरोल कीजिए, क्योंकि ये मौका आपको दोबारा मिलेगा नहीं 50% फ्लैट डिस्काउंट का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलिए, बाय विच ईयर is India projected to become the world's second largest PPP terms according to the EY report? तो PPP क्या होता है? परचेजिंग पावर पैरिटी। और ये कौन सा संस्थान है? अर्नेस्ट एंड यंग। तो बहुत बड़ी हमारी एक रिसर्च कंपनी है अर्नेस्ट एंड यंग, उनके द्वारा बताया गया है कि भारत जो है वर्ल्ड में दूसरे नंबर का परचेजिंग पावर पैरिटी का देश बन जाएगा। तो किस वर्ष तक? 2032, 2035, 2038 या 2040 तक? अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि करेंटली इंडिया वर्ल्ड में कहां पर है? करेंटली अगर हम परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करें तो भारत यहां पर किस किस नंबर पर है? देखिए, परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है, अब इसके बारे में भी मैं बता देता हूं। पहले आप लोग एक बार आंसर कर दीजिए, फिर देखते हैं इसको। देखिए, परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब होता है कि एक बास्केट के अंदर जो भी हमने सामान रखा और उसको किस देश की करेंसी कितने में खरीद पा रही है, तो वो उस करेंसी की मजबूती को दर्शाता है। और अगर हम एट प्रेजेंट देखें तो परचेजिंग पावर पैरिटी के अंदर जो नंबर 1 पर आता है वो देश कौन सा है? चाइना, है ना। सबसे ज्यादा जो परचेजिंग पावर पैरिटी किसके पास है एट प्रेजेंट 2025 में? चाइना के पास। और दूसरे नंबर पर कौन है? यूएसए। और तीसरे पर अपना देश भारत है। ठीक है ना। अभी हम लोग करंटली क्या है? तीसरे पायदान पर है। और जिस रफ्तार से भारत की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, हमारी जीडीपी बढ़ रही है, हमारी पर कैपिटा इनकम इंप्रूव हो रही है, तो ये अनुमान लगाया गया है अर्नेस्ट एंड यंग के द्वारा कि हमारी जो परचेजिंग पावर पैरिटी है वो भी हमारी इंक्रीज होगी और हम वर्ल्ड के दूसरी सबसे बड़ी परचेजिंग पावर की इकोनॉमी के रूप में 2038 तक बन जाएंगे। तो इस प्रेडिक्शन को याद रखिएगा। भारत की इकोनॉमी को मजबूत दिखाने के लिए अगर सवाल आता है, जैसे मैंने आपको बताया ना, डेड इकोनॉमी की जो बात की गई है ये सब ना, तो वहां पर आप इसको काउंटर के रूप में यूज कर सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो कहा गया डेड नहीं है। क्यों? क्योंकि अर्नेस्ट एंड यंग जैसे संस्थानों ने यहाँ पर भारत को यूएस को ओवरटेक करते हुए 2038 तक ऐलान किया है अपनी नई रिपोर्ट में परचेजिंग पावर पैरिटी में। ठीक है ना। तो इसलिए वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल। विद विच कॉन्टिनेंट डिड इंडिया ट्रेड सरपास 100 बिलियन इन 2024-25? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत का किस महाद्वीप के साथ, है ना, आपने देखा होगा तमाम कॉन्टिनेंट्स हमारे पास हैं विश्व में, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जैसे साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका जैसे, है ना। तो इनमें से किस कॉन्टिनेंट के साथ भारत का जो वैश्विक व्यापार है वो हमारा 100 बिलियन क्रॉस कर गया है वित्त वर्ष 2024-25 में? अफ्रीका, यूरोप, उत्तर अमेरिका या एशिया? तो बताइए। तो भारत का व्यापार किसके साथ यहां पर हमारा 100 बिलियन को क्रॉस कर गया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर क्या है? हमारा ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन नंबर है? ए। क्योंकि अफ्रीका और भारत के बीच का जो व्यापार है वो 100 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर गया है। और यहाँ पर जो केंद्रीय मंत्री हैं कीर्ति वर्धन जी, उनके द्वारा इसकी जानकारी दी है ना। और अगर हम इंडिया की तरफ से बात करें, है ना, तो जो नई दिल्ली है, भारत की राजधानी नई दिल्ली, वो इमर्ज किया है वन ऑफ द टॉप 5 इन्वेस्टर इन द कॉन्टिनेंट। यानी कि अफ्रीका में निवेश करने वाला टॉप 5 निवेशकों में नई दिल्ली भी शामिल है ना। यानी कि नई दिल्ली में के जो निवेशक हैं उन्होंने अफ्रीका में हमारा सबसे ज्यादा निवेश किया है, टॉप 5 पायदानों पे आ रहे हैं। तो याद रखिएगा, अफ्रीका का और भारत के बीच जो हमारा ट्रेड सरप्लस है वो हमारा 100 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर गया है।
अगला सवाल, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टैरिफ इम्पोज्ड बाय डोनाल्ड ट्रंप ऑन इंडियन गुड्स एक्सपोर्टेड टू यूएस स्टार्टिंग फ्रॉम अगस्त 1 2025? आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारत पे पहले 1 अगस्त से कुछ टैरिफ लगाया गया था, उसके बाद फिर इसको और ज्यादा बढ़ा दिया गया था। तो सबसे पहले भारत पर कितना परसेंट का टैरिफ लगाया गया था 1 अगस्त 2025 से? 20, 25, 10 या 15? तो कितने परसेंट का टैरिफ भारत पे डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा 1 अगस्त को लगाया गया? तो इसका सही आंसर क्या है? 25% का, है ना। 25% का टैरिफ यहां पर लगाया गया था उन सभी वस्तुओं पर जो कि भारत से हमारी निर्यात हो रही हैं और अमेरिका में आयात हो रही है ना। तो ये अमेरिका में क्या हो रही है? आयात, और भारत से क्या है? हमारी एक्सपोर्ट हो रही है। तो इंडिया से निकलने वाली तमाम चीजों पर 25% की पेनल्टी के रूप में टैरिफ लगाया गया था, और जो कि बाद में 25% की एडिशनल पेनल्टी और लगा दी गई थी। तो टोटल 50% का टैरिफ एट प्रेजेंट इंडिया पे लगा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, जिसमें से 1 अगस्त को 25% लगाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल बायोफ्यूल कंजम्पशन इन 2024? 2025 में हमारे जैव ईंधन के उपभोग में या खपत में भारत किस पायदान पर है ना। जैव ईंधन के खपत में भारत किस पायदान पर है? बताइए। तो कौन सा है? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या सिक्स्थ? तो दोस्तों अगर हम यहां पर 2024 की रैंकिंग की बात करें तो इसमें हमारा पहले पायदान का जो देश है वो कौन है? पहले पायदान पर आता है यूएस, है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दूसरे पे आता है ब्राजील। तीसरे पे आता है इंडोनेशिया। और वहीं पर चौथे पायदान पे कौन है? अपना देश भारत। तो हमारे बायोफ्यूल के कंजम्पशन में इंडिया क्या है? ग्लोबली फोर्थ नंबर का कंट्री है आफ्टर यूएस, ब्राजील और इंडोनेशिया। तो भारत ने चाइना को पिछाड़ करके लगातार दूसरी बार बायोफ्यूल कंजम्पशन में दुनिया का क्या है? चौथे नंबर के हम देश बन गए हैं, है ना। तो इंडिया पाइप्ड चाइना एज द वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट बायोफ्यूल कंजम्पशन फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर इन 2024। ठीक है, तो लगातार दूसरी बार हम चाइना को पिछाड़ करके यहां पर क्या है? ग्लोबल बायोफ्यूल कंजम्पशन में दूसरे नंबर के देश बन गए हैं। ठीक है ना। अगला सवाल, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2022-23 व्हाट इज इंडियाज करंट एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट? तो विश्व बैंक की 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्तमान में अत्यधिक गरीबी की दर कितनी है? 4.7, 5.3, 6.1 या फिर 7.2? बताइए। भारत में अत्यधिक गरीबी की दर कितनी है? तो दोस्तों अगर हम इस सवाल की बात करें तो ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट है, आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में भी इसका यूज कर सकते हो। तो भारत की अत्यधिक गरीबी दर जो कि हमारे विश्व बैंक के द्वारा 2022-23 के डेटा के आधार पर अनुमान लगाया गया था और हमारा जून के महीने में, जून 2025 में सार्वजनिक किया गया था, इसके आधार पर कितनी है? 5.3%। ठीक है, तो अब भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंतर्गत हमारे देश की 5.3% आबादी आती है। ठीक है, और भारत जो है हमारा सक्सेसफुल हुआ है लिफ्टिंग में 171 मिलियन लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी से। तो 171 मिलियन के करीब लोगों को हमारा गरीबी से निकालने में भारत ने सफलता प्राप्त की है, और अभी भी देश की 5.3% आबादी क्या है? अत्यधिक गरीबी का शिकार है। ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब आगे। What percentage of 2000 rupees note remain in circulation after the RBI withdrawal drive? आपको याद होगा जब भारत में नोटबंदी हुई थी 2018 के अंदर, तो भारत सरकार के द्वारा और आरबीआई के द्वारा विशेष रूप से हमारे 2000 के करेंसी के नोट को चलन में लाया गया था। लेकिन 2023 के बाद से आरबीआई ने कोई भी 2000 के नए नोट नहीं छापे, और जो चलन में भी थे 2000 के नोट उनको वापस ले लिया, रोल बैक करने का ऐलान किया। तो हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जहां पर
आरबीआई के पास पूरे 2000 रुपए के नोट जितने उन्होंने जारी किए थे 2018 के बाद से अब तक, वो नहीं पहुंचे हैं। तो कितने प्रतिशत 2000 के नोट अभी भी अर्थव्यवस्था में मौजूद हैं, जो कि आरबीआई के विड्रॉल के बाद अब नहीं है एक्टिव लीगल टेंडर? क्योंकि आज अगर आप देखो तो 2000 रुपए के नोट को लीगल टेंडर हम नहीं मानते। क्यों? क्योंकि आरबीआई ने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। तो अभी भी वो लोगों के द्वारा होल्ड किए गए, चाहे वो ब्लैक मनी के फॉर्म में हो या कोई लोग उसको मेमोनोर के रूप में या कोई लोग कलेक्शन करते हैं, तो उनके लिए कारगर है। तो कितना परसेंट है? 2.5, 1.74, 5 या फिर 0.98? बताइए। तो अगर हम दोस्तों बात करें तो आरबीआई के द्वारा जो हमारा करेंसी के नोटों को हमारा जारी किया गया था, उसमें अभी भी 5,817 करोड़ रुपए के नोट चलन में हैं। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट अभी भी हमारा सर्कुलेशन के अंदर यानी कि आरबीआई के पास नहीं लौटा है। और ये अगर हम वैल्यू को देखें, है ना, ये अगर हम वैल्यू को देखें तो हमारा कितना है, 1 पॉइंट, है ना, 1.74% के करीब है ना, पूरे चलन के। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ मेंशन भी है कि यहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं 98.36% के पास के आसपास क्या है, हमारा रिटर्न हो गया है। और अभी भी 1.74% जो कि 5,817 करोड़ के करीब क्या है, हमारा सर्कुलेशन में मौजूद है। आई होप कि सबको क्लियर है यहां तक। नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं आगे। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशल इकोनॉमिक जोन बीइंग एस्टैब्लिश्ड? भारत के किस शहर के अंदर भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित विशेष आर्थिक हमारा जो जोन है, उसकी स्थापना की जा रही है? बताइए। बैंगलोर, हैदराबाद, नवा रायपुर या पुणे? बताइए। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ का जो नवा रायपुर है ना, तो वहां पर भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित जो है हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन को 1000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जा रहा है। तो कहां किया जा रहा है? छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में, ठीक है ना। रायपुर राजधानी के पास एक नया रायपुर को स्थापित किया जा रहा है, तो वहां पर हमारा इसको बनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। By which year is India projected to become the world largest potato producer surpassing China? तो चाइना को पिछाड़ करके किस वर्ष तक भारत सबसे बड़ा हमारे आलू के उत्पादक वाला देश बन जाएगा? 2050, 2040, 2030 या 2060 तक? बताइए। तो इनमें से किस वर्ष तक भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा आलू का उत्पादक देश बन जाएगा चाइना को पिछाड़ करके? तो दोस्तों अगर हम हाल ही के कुछ स्टैट्स की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो इंटरनेशनल जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बताया है कि इंडिया इज पोइज्ड टू इमर्ज एज द वर्ल्ड लीडिंग पोटैटो प्रोड्यूसर, यानी कि भारत एक ऐसी पोजीशन पर अब आ चुका है जहां पर भारत बहुत ही जल्द विश्व का सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश बन सकता है और चाइना को पिछाड़ सकता है। और माना जा रहा है कि भारत में हमारा 100 मिलियन टन आलू का उत्पादन 2050 तक पहुंचेगा और इसके बाद भारत विश्व का सबसे ज्यादा आलू के उत्पादक वाला देश बन जाएगा, है ना। यानी कि एक तरफ से आप आलू डालिए, दूसरी तरफ से सोना निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लाइटर नोट पे बात है, सीरियस मत ले लीजिएगा कोई कि सर 2050 में आलू से सोना बनने लगेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। Which country along with India has recently concluded a free trade agreement and a double contribution convention? तो इनमें से किस देश के साथ भारत ने हाल ही में एक मुफ्त व्यापार समझौता और एक डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं? यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा? तो इंपॉर्टेंट है सवाल, बताइए।
तो अगर हम दोस्तों बात करें यहाँ पर, तो भारत ने हाल ही में यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और डबल जो हमारा क्या है, डबल कंट्रीब्यूशन जो कन्वेंशन है, किसके साथ किया है, यूके के साथ। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो यूके के दौरे पे गए थे, तो वहां पर जो यूके के राष्ट्रपति हैं हमारे स्टारमर, उनके साथ मिलकर के क्या है, यहाँ पर दोनों देशों के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और डबल हमारा क्या है, कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया गया है। तो भारत और यूके के बीच हुआ है। यूएस के साथ तो हमारी ट्रेड डील पे बात चल रही है, अभी तक दिसंबर तक फाइनल भी नहीं हुई है ना। यूएस ने तो भारत पर टैरिफ भी लगा दिया और चर्चा भी चल रही है इस पर। बढ़ते हैं आगे। विच कंट्रीज गुड prompted India to impose 12% safeguard duty on steel import due to dumping concern। तो इनमें से किस देश से हम जो स्टील को इंपोर्ट कर रहे थे, इसकी वजह से जो भारत के घरेलू बाजार में स्टील की जो डंपिंग हो रही थी, उससे हमारे जो घरेलू स्टील निर्माता है उनको कोई नुकसान ना हो, तो उसको सुरक्षित करने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए भारत के द्वारा एक 12% का शुल्क लगाया गया है। किस देश से स्टील के इंपोर्ट पर? चीन, यूएस, रशिया या जापान? ये क्वेश्चन अच्छा है, ये एग्जाम में अगर आएगा तो बहुत बच्चे गलत करेंगे। आप में से बहुत लोग इस क्वेश्चन को गलत करोगे, क्योंकि वो देश है जो भारत का मित्र है ना, भारत का मित्र देश है, उस पर भारत ने टैरिफ लगाया है यहाँ पर। ठीक है ना, तो वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। बताइए कौन सा देश है? तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें तो भारत ने ये जो टैरिफ लगाया है, किस पर लगाया है? रशिया पे लगाया है। ठीक है ना, तो भारत ने ये टैरिफ किस पे लगाया है? रशिया पे लगाया है, ताकि अपने घरेलू बाजार को यहाँ पर क्या है, प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, आई होप कि क्लियर है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। What position did India secure at the tea exporter in the world in 2024? तो 2024 में चाय के निर्यातक देशों की सूची में भारत किस पायदान पर है? पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे पायदान पर? बताइए, तो भारत किस पायदान पर है यहाँ पे? तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें चाय के निर्यातक देशों की सूची में, तो भारत ने यहाँ पर हमारा क्या है, हमारा दूसरे नंबर का पायदान हासिल कर लिया है। तो हाल ही में जो टी बोर्ड ऑफ इंडिया है, उनके द्वारा ये सूचना प्रदान की गई कि भारत ने यहाँ पर दूसरे नंबर पे जो श्रीलंका है उसको बाईपास कर दिया है। तो एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो 2024 में सबसे ज्यादा जो चाय का निर्यात करता है वो है केनिया, दूसरे पर आ गया है भारत, और तीसरे पे चला गया है श्रीलंका। तो पहले श्रीलंका दूसरे पायदान पर था और श्रीलंका को पिछाड़ करके अब भारत ने ये पायदान हासिल कर लिया है। तो अब दूसरे नंबर पर है, टी बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा ये सूचना सार्वजनिक की गई है। क्लियर, नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं आगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। Which country is now India's largest source of remittance according to RBI सर्वे? तो हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सर्वेक्षण दिया था, जहां पर भारत में सबसे ज्यादा प्रेषण यानी कि रेमिटेंस किस देश से आता है। रेमिटेंस का मतलब है कि वहां पे रहने वाले लोग, चाहे वो भारतीय मूल के हों, वो भारत में पैसा भेजते हैं। तो सबसे ज्यादा भारत में पैसा ट्रांसफर रेमिटेंस के रूप में कहां से होता है? यूके, यूएस, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया? तो कहां से होता है सबसे ज्यादा? बताइए। तो अगर हम इस सवाल की बात करें तो यहां पर जो आरबीआई की रिपोर्ट निकल करके आई है उसके आधार पर अगर हम देखें तो भारत के पास सबसे ज्यादा
जो प्रेषण आया है वो यूएस और यूके से आया है। तो भारत का अगर हम टॉप नंबर पे देखें तो सबसे ज्यादा यूएस है और फिर हमारा यूके आ चुका है, ठीक है। और गल्फ कंट्री ये पिछड़ गए, तो पहले गल्फ कंट्री हमारे लीड करते थे, अब यूएस और यूके कंबाइंड मिलकर के 40% और सबसे ज्यादा यूनाइटेड स्टेट से आया है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल, बाय विच ईयर इज इंडिया प्रोजेक्टेड टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू मॉर्गन स्टैनले। तो मॉर्गन स्टैनले भी एक हमारी फाइनेंशियल फर्म है जो कि ग्लोबली हमारा क्या है, हमारा एडवाइजरी और तमाम प्रकार के ऑडिट्स वगैरह वित्त क्षेत्र में करती है। तो इसके आधार पर भारत दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस वर्ष तक बन जाएगा? 2030, 26, 28 या 35? चौथी हम अर्थव्यवस्था तो बन ही गए हैं। बताइए। तो दोस्तों अगर हम मॉर्गन स्टैनले की बात करें तो इसके आधार पर भारत जो है 2028 में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। क्योंकि अभी आप देखो तो हमने हमने क्या है, जापान को पिछाड़ करके चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का तमगा हासिल किया है ना। तो हम क्या है 2028 तक विश्व की क्या है, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था एज पर मॉर्गन स्टैनले बन जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल, टू विच कंट्री डिड इंडिया सेंड इट्स फर्स्ट एवर सी शिपमेंट ऑफ पोमीग्रेनेट्स? यानी कि अनार का एक्सपोर्ट भारत ने पहली बार इनमें से किस देश में किया है? ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूके या कनाडा? ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके या कनाडा में भारत ने पहली बार समुद्र के रास्ते इनमें से किस देश में अनार की खेप भेजी है? बताइए। तो दोस्तों अगर हम यहां पर बात करें तो भारत का पहला शिपमेंट जो पोमनग्रेट का है वो कहां पे आपदा के द्वारा भेजा गया है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में पहला खेप भेजा गया है, ठीक है। क्लियर? तो ऑस्ट्रेलिया है इसका आंसर, नोट कर लीजिए। बढ़ते अब अगले सवाल पर। विच कंट्री सेट टू लॉन्च द EFTA डेस्क टू स्ट्रेंथन ट्रेड रिलेशन? तो इनमें से किस देश के साथ EFTA का जो डेस्क है उसको हम लॉन्च करने जा रहे हैं ताकि दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों को मजबूत किया जाए? स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड या फिर इन भारत? बताइए। तो अगर हम इस सवाल की बात करें तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो EFTA का जो हमारा डेस्क है वो भारत ने किसके साथ मिलकर के लॉन्च किया है? इंडिया एंड EFTA स्ट्रेंथन टाई किसके साथ किया है? यहां पर, तो यहां पर है स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो याद रखिएगा स्विट्जरलैंड के साथ मिलकर के भारत ने यहां पर EFTA का जो डेस्क है वो यहां पर लॉन्च किया है। What is India's current rank in global mobile manufacturing?
तो विश्व में मोबाइल के उत्पादन में या मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भारत दुनिया के कौन से नंबर का देश हो गया है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? बताइए। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहां पर ग्लोबल रैंकिंग की, तो वर्ल्ड में अभी भी सबसे ज्यादा जो स्मार्टफोन का मैन्युफैक्चरर है वो कौन है? चाइना। और भारत अब दूसरे नंबर पर आ गया है। ठीक है, तो पहले नंबर का देश कौन सा है? अभी भी चीन है। ठीक है, और दूसरे पायदान पर हमारा मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग में कौन आ गया है? इंडिया आ गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल, व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग इन टर्म्स ऑफ लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम? तो स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में भारत की रैंक क्या है? यहां पर आपको बताना है। तो दोस्तों अगर हम स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें तो भारत की जो यहाँ पे रैंक है ना, स्टार्टअप इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो भारत की जो यहाँ पे रैंक है वो कितनी है? तो भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम में थर्ड लार्जेस्ट हमारा क्या है? हमारा इकोसिस्टम का कंट्री बन गया है आफ्टर यूएस एंड चाइना। तो यूएस और चाइना के बाद तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा स्टार्टअप हमारे देश में है, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा जो स्टार्टअप पॉलिसी को लाया गया था पिछले 9 साल पहले, उसी का परिणाम है कि जो नंबर ऑफ स्टार्टअप्स हैं वो भारत में हमारे मल्टीपल फोल्ड ग्रो किए हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पर भारत सरकार का जो मिनिस्ट्री ऑफ हमारा हमारा क्या है, हमारा जो कम्युनिके वो सॉरी कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज है, उसके द्वारा बताया गया कि 9 साल जो स्टार्टअप इंडिया मिशन के हुए हैं, उसके बाद भारत में कुल 1.59 लाख के करीब टोटल स्टार्टअप्स की संख्या है, और विश्व में भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश बन गया है। ठीक है ना, तो इस चीज को याद रखिएगा। आई होप कि सबको क्लियर है, नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल, व्हेन इज द जीएसटी कंपनसेशन सेस शेड्यूल टू एंड? तो भारत सरकार जब जीएसटी को लेकर के आई थी 101वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, तो जीएसटी का जो कंपनसेशन का या मुआवजे का प्रावधान है उसको कुछ समय के लिए लाई थी, और अब सरकार ने उसको हमारा और ज्यादा एक्सटेंड कर दिया है। तो अब इसकी जो टाइमलाइन है उसको एक्सटेंड करके कब तक किया गया है? मार्च 25, अप्रैल 26, मार्च 26 या फिर हमारा अप्रैल 2025? तो इसके अंदर तो एक ऑप्शन तो आपका सीधा सीधा एलिमिनेट ही हो जाएगा। कौन सा एलिमिनेट हो जाएगा? एक ऑप्शन तो आपका सीधा सीधा एलिमिनेट हो जाएगा, मार्च का, मार्च 2025 वाला। तो सही आंसर क्या है इसका? मार्च 2026। तो अगले फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग या वर्तमान के फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग के एंड तक सरकार ने जो जीएसटी का जो हमारा क्या है, हमारा जो लेवी होना था, जो पहले जून 2025 तक था, है ना, 30 जून 2025 तक था, उसको एक्सटेंड करके मार्च 2000 क्या कर दिया है? 26 तक कर दिया है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा इस साल ये भी हमारा क्या है, समाप्त हो रहा है। क्लियर? चलिए आज का लास्ट सवाल, फ्रॉम विच कंट्री हैज इंडिया रिसेंटली एक्सपीरियंस्ड अ शार्प राइज इन अमोनियम नाइट्रेट इंपोर्ट कॉजिंग कंसर्न फॉर इट्स डोमेस्टिक फर्टिलाइजर इंडस्ट्री? तो इनमें से किस देश से भारत में जो अमोनियम नाइट्रेट का जो निर्यात है, सॉरी आयात है, वो उसकी मात्रा बढ़ती हुई नजर आई है, जो कि भारत के घरेलू हमारे क्या है उर्वरक क्षेत्र में उद्योगों को एक नुकसान पहुंचा रही है? तो रशिया, इजराइल, जॉर्डन या बेलारूस? तो आज का हमारे इकोनॉमिक्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उसका आज का लास्ट सवाल हमारा, तो बताइए। तो इसका सही आंसर क्या है यहाँ पर? तो अमोनियम नाइट्रेट की जो सबसे ज्यादा खपत है वो कहां पे से हमारे देश में आ रही है? ये हमारी रशिया से आ रही है ना। तो रशिया के साथ जो हमारा अमोनियम नाइट्रेट का इंपोर्ट हो रहा था, वो भारत सरकार के लिए यहाँ पे कंसर्न पैदा कर रहा है, और भारत सरकार ने यहाँ पर हमारा क्या है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का भी ऐलान किया है, ताकि
भारत में जो हमारे फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज है डोमेस्टिक, उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। ठीक है ना? तो आई होप कि सबको क्लियर है, नोट कर लीजिएगा। तो इसी के साथ हमारा जो आज का इकोनॉमिक्स का सेशन था, जहां पर हमने पूरे साल के जो महत्वपूर्ण इकोनॉमिक्स के डेटा थे, फैक्ट्स थे, इन सबको यहां पर कवर किया है। इसी तरह हम नेशनल और इंटरनेशनल का भी सेशन लेकर के आएंगे, जहां पर सरकार की स्कीम्स हो गई, राष्ट्रीय स्तर के तमाम हमारी जो खबरें हैं, वो भी आपको आने वाले दिनों में मिलेगी। और उसके अलावा पूरे साल का एक मैराथन हमारा रहने वाला है, जिसमें पूरे साल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम एक ही सेशन में खत्म करेंगे। ठीक है? तो इसी के साथ इस सेशन को हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। और एक बार मैं फिर आपको रिमाइंड करा दूं कि 27 तारीख रात 12 बजे तक आपके पास अंतिम मौका है, जहां पर आप आरंभ 16 बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव बैच है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का। क्रिसमस डे सेल का लाइव उठाइए। 27 दिसंबर से पहले यहाँ पर 50% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज पे आपको मिल रहा है। तो वन स्टॉप सोल्यूशन आपके लिए आरंभ 16 बैच है, जहां पर आप 2026, 27, 28, 29 में कभी भी तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देने का सोच रहे हैं, तो 4 साल की वैलिडिटी के साथ हमारा जो प्लैटिनम मेंबरशिप है वो आपको यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा हमारी टीम यहाँ पर आपको इस बैच में 1000 से भी अधिक घंटे की लाइव क्लासेस, प्री और मेंस की, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज, टॉपिक वाइज एंड फुल लेंथ, वन ऑन वन मेंटरशिप, प्लैटिनम मेंबरशिप में आपको बुक्स भी प्रोवाइड की जाती हैं, फैकल्टी की ग्रुप मेंटरशिप भी प्रोवाइड की जाती है। और इसके साथ साथ एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड बैच भी प्लैटिनम बैच में मिलेगा, और साथ साथ प्री का क्रैश कोर्स भी आपको मिलेगा। तो इस मौके को जाने मत दीजिए, और आज ही 27 तारीख से पहले रात 12 बजे से पहले आप इस कोड को, मेरा फैकल्टी कोड NIR लाइव का यूज कीजिए, या किसी भी अन्य फैकल्टी के कोड का यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज्ञा दीजिए कि आज के सेशन को हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। और इसके अलावा आप हमारा स्टडी IQ का जो सारथी टेलीग्राम चैनल है ना, PCS सारथी टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको क्लासेस के लिंक्स एंड PDF मिल जाए। ठीक है? तो इसी के साथ हम सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद दोस्तों।